नमस्कार बच्चों, पुष्पा एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, मैंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अपना चल रहा है और मैंने इसमें आपको दो प्रवृत्तियां यानी दो पहलू आपको करवा चुकी हूँ, स्थलाकृति और गत्यात्मक संरचना। और इनके बारे में मैं ये आशा करती हूँ कि आपने इन दोनों वीडियोस को, दोनों क्लासेस को बहुत अच्छे से देखा होगा और आपने ग्रहण भी किया होगा और आपको याद भी हो चुकी होंगी। आज हम सिगमंड फ्रायड ने कुछ बातें बताई हैं, उन बातों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कुछ शब्द दिए हैं, कुछ वर्ड दिए हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा जो सिद्धांत आएगा वो मनोलैंगिक सिद्धांत आएगा और मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मनोलैंगिक सिद्धांत को हम अलग से पढ़ते हैं। इस वजह से मैंने आपको सिगमंड फ्रायड की कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो है, उन्होंने जो कुछ शब्द यूज किए हैं, उन शब्दों के बारे में उनका अर्थ हम समझ लेते हैं, क्योंकि इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। और अब जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान बच्चों सभी एग्ज़ाम जो आ रहे हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, इनमें जो सरकार भी है वो भी मनोविज्ञान को बहुत महत्वता प्रदान कर रही है, क्योंकि जो मनोविज्ञान है ना, उसको आना यानी उसको समझना बहुत आवश्यक है। और डेली यूज़ में भी, अपने लाइफ में भी, और एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, जो छोटे छोटे हमारे बालक होते हैं और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं यानी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको मनोविज्ञान के तरीके से पढ़ाना, किस तरह से मेथड यूज करना है, किस तरह से उनसे बात करनी है, किस तरह से उनकी समस्याओं को समझना है, प्रतिभाशाली को कैसे पढ़ाना है, सामान्य बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है और मंदबुद्धि बच्चे को किस तरह से पढ़ाई करवानी है। तो इस वजह से एक मनोविज्ञान का ज्ञान होना हमारे लिए या आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मनोविज्ञान का एक अपने आप में एक बेस बन गया है, बहुत अच्छा है मनोविज्ञान। इस वजह से सभी को मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और अब हम बात कर लेते हैं सिगमंड फ्रायड की। सिगमंड फ्रायड ने क्या क्या बातों के बारे में, किन किन बातों के बारे में बात की है। देखिए बच्चों, सिगमंड फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई है। देखिए, आप बोलेंगे मूल प्रवृत्तियां, तो मूल प्रवृत्तियों के जो जनक थे वो तो मैकडूगल थे। सभी जानते हैं कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन थे, मैकडूगल। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने भी दो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। और दो मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी बताई हैं, तो वो प्रवृत्तियां बताई हैं जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसको हम लाइफ इंस्टेंट भी कह सकते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति को लाइफ इंस्टेंट भी कह सकते हैं और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को डेथ इंस्टेंट भी कह सकते हैं। समझिए, जीवन मूल प्रवृत्ति को लाइफ इंस्टेंट भी कह सकते हैं और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को डेथ इंस्टेंट भी कह सकते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति को जिजीविषा और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को मुमूर्षा कहते हैं। एक ग्रीक शब्द है, देखिए ये ग्रीक शब्द है इरोस। इरोज किसको कहा जाता है, जीवन मूल प्रवृत्ति को। और थैनेटोस, थैनेटोस कहा जाता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति को। अब ये क्या चीज़ है, क्यों इन्होंने दी है। देखिए, जीवन मूल प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति है वो जीने की बात करता है, प्रेम की बात करता है, प्यार की बात करते हैं, प्रेरणा स्रोत होता है दूसरों का, दूसरों को मोटिवेट करता है, खुद जीने की इच्छा रखता है। और मृत्यु पूर्व प्रवृत्ति वाला मार दो, खत्म कर दो, आतंकवादी प्रवृत्ति का होता है। लेकिन बच्चों, क्या वो आतंकवादी प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति है, उसने वो क्या जन्म से ही ऐसा था, नहीं। उसकी कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसमें वो मारने और मरने की बातें करता है। और इस मृत्यु मूल प्रवृत्ति में क्रोध, हिंसा, निराशा, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, क्रोध है, हिंसा है, ईर्ष्या है, निराशा है। और जीवन मूल प्रवृत्ति में क्या पाया जाता है, जीवन मूल प्रवृत्ति में काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति यानी अपना जीवन चलाने के लिए सेक्सुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो जीवन है वो जीवन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत काम प्रवृत्ति के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ाना होता है।
समझिए फिर से, जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोज कहा जाता है। ये इरोज एक ग्रीक भाषा शब्द है। इरोज, रोज को देख करके आपको क्या है, खुशी होती है, आपका जीवन क्या होता है, अच्छा होता है, खुशनुमा होता है। तो इरोज को देख करके जीने की इच्छा होती है कि नहीं होती? मेरा रोज, रोज ध्यान रखिए, इसको सिर्फ याद करने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं कि इरोज किसे कहा जाता है, इरोज क्या है। तो एक जीवन मूल प्रवृत्ति है, और दूसरा आप अपने आप पता कर लेंगे, थैनाटोस। ठीक है, तो ये हुआ, ये दो मूल प्रवृत्ति कौन बताई, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट कुछ एक फिर उन्होंने कुछ बताया है, स्वयंमोह, नार्सिज्म। नार्सिज्म का मतलब उन्होंने ये बताया है कि स्वयंमोह यानी खुद से प्रेम करना। नार्सिज्म शब्द भी एक ग्रीक शब्द है। नार्सिज्म शब्द भी क्या है, एक ग्रीक शब्द है। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि यूनान के अंतर्गत, देखिए ये किंवदंती यानी कहने सुनने वाली बातें हैं, कही हुई बातें हैं। इस पे आप ध्यान दीजिए कि नार्सिज्म एक यूनान के अंतर्गत एक बहुत सुंदर बालक था। वो जो राजकुमार था, वो जो प्यारा सा बच्चा था, वो बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा और उसे एक क्या दिखाई दिया, एक तालाब दिखाई दिया। तालाब में जैसे ही उसने जा कर के देखा और वो पानी पीने के लिए जैसे ही उसमें झुका, झुकते ही उसने अपनी खूबसूरती को देखा और देखते ही वो अपने आप को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, क्योंकि वो जो बालक था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। वो अपनी खूबसूरती को देखता हुआ देखता 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 और प्यासा ही वहाँ पर उस तालाब के पास में ख़त्म हो गया। और वहाँ पर एक सुंदर पौधा उगा और उस पौधे को क्या नाम दे दिया, नार्सिज्म, यानी नार्सिज्म नाम दे दिया। ठीक है, तो स्वयंमोह, नार्सिज्म स्वयंमोह। और ये कब पाया जाता है, ये शेषवावस्था के अंतर्गत पाया जाता है। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जो स्वयंमोह है, वो नार्सिज्म है, वो शेषवावस्था में पाया जाता है। जब भी स्वयंमोह या नार्सिज्म शब्द आता है तो शेषवावस्था को ध्यान में रखिएगा। इसको देख लेते हैं। अपने आप से प्रेम करने तथा अपने आप में मस्त रहने की क्रिया के नार्सिज्म कहते हैं। यह प्रवृत्ति शेषवावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। समझ लिया होगा आपने, नार्सिज्म मैंने बताया है स्वयंमोह, अपने आप से प्यार करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। देखिए ये भी एक जो है किंवदंती है। इन ऐसी कहानियों में अगर आप ना जाएं, लेकिन फिर भी एक समझाने वाली बात होती है, क्योंकि ये साइकोलॉजी में इन चीज़ों को यूज किया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ओडिपस है, पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओडिपस और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि। अब समझिए, ओडिपस आप कैसे याद रखेंगे, ओडिपस यानी एक राजकुमार, इलेक्ट्रा एक राजकुमारी। ठीक है, ये भी एक किंवदंती है कि यूनानियों में एक कहानी प्रचलित थी कि उसमें जो एक लड़का था, ओडिपस नाम का जो राजकुमार था, वो अपनी माता से बहुत प्रेम करता था और प्रेम करने के कारण उसने अपने पिता को मरवाने का प्रयास किया। इसी तरह एक इलेक्ट्रा ग्रंथि यानी इलेक्ट्रा जो राजकुमारी है, वो राजकुमारी भी अपने पिता से बहुत प्रेम करती है और अपनी माँ को मरवाने का प्रयास करती है। मैं फिर से बोल देती हूँ कि ऐसी कोई भी कहानी साइकोलॉजी में नहीं है, ये सिर्फ किंवदंतियाँ हैं, ये यूनानी कहानियाँ हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, अब आप कहेंगे मैडम ये इलेक्ट्रा और ओडिपस क्या ग्रंथि कहाँ पाई जाती है हमारी बॉडी में, यानी हमारे शरीर में? तो बच्चों, ये कोई भी ऐसी इलेक्ट्रा या ओडिपस ग्रंथि नहीं है जो हमारी शरीर में या आपके शरीर में पाई जाती हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक ग्रंथियाँ हैं और ये अचेतन मन से संबंधित होती हैं। ठीक है, अब ये सिगमंड फ्राइड ने बताया है। अब सिगमंड फ्राइड ने बताया, तो जब इन्होंने ऐसी बातें की, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की बातें करी, सेक्सुअलिटी पे बातें करी, तो इनके जो शिष्य थे उनमें काफ़ी सारा विरोध हुआ और जब विरोध हुआ तो वो अलग हो गए।
अभी हम आगे देखेंगे कि जो जुंग है, यानी जुंग को हम युंग भी कहते हैं, जो जुंग थे वो इन ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की जब इन्होंने बातें करी, सिगमंड फ्राइड ने उनको बताया। अब उन्होंने बातें तो कर दी सेक्सुअलिटी पे, लेकिन उनके पास भी कोई भी ऐसे फैक्ट्स नहीं थे, कोई भी ऐसे तथ्य नहीं थे जिनको ये साबित कर सकें, जिनको ये सैद्धांतिक रूप में बता सकें। इस वजह से इनमें इनके जो शिष्य थे उनमें आपस में विरोधाभास हुआ और विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई, और वो अपने अलग से उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये क्या है, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि काल्पनिक ग्रंथियां हैं। यूनान में प्रचलित जो कहानी है वो मैंने आपको बताई कि ओडिपस कौन था, राजकुमार, और इलेक्ट्रा कौन थी, राजकुमारी। अब आप कहेंगे ओडिपस कौन सी ग्रंथि है, तो ये कभी कभी हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। ओडिपस मातृ ग्रंथि होती है और इलेक्ट्रा जो होती है वो पितृ ग्रंथि होती है। समझ चुके होंगे आप। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, आप मेहनत की जाती है और मेहनत का जो है फल वो सबको मिलता है, कभी ना कभी मेहनत का फल मिलता है। और जितनी आपने मेहनत की है ना, मैं ये जानती हूँ, मैं तो इतना जानती हूँ कि मेहनत का फल 100 गुना आपको वापस मिलेगा। और कब मिलेगा ये तो सब आप मेहनत पे ही छोड़ दीजिए, समय पर छोड़ दीजिए, लेकिन मेहनत की है तो आपको उसका फल वापस लौट करके आपके पास में कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। बस एक निश्चित समय, एक उचित समय का इंतज़ार कीजिए। और बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा, और अपने मित्रगणों तक इसको पहुंचा दिया करो। आगे देखते हैं हम लिबर्डो। देखिए बच्चों, लिबर्डो क्या है, ये काम प्रवृत्ति एक ऊर्जा है, काम प्रवृत्ति की ऊर्जा। तो इन्होंने जो सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने जो लैंगिक ऊर्जा है उसको, काम प्रवृत्ति को इन्होंने लिबर्डो नाम दिया। लिबिडो जो थे उनके अनुसार ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और यदि इस प्रवृत्ति का दमन कर दिया जाता है, यानी कि बच्चे में या इसमें लिबर्डो नामक की जो ग्रंथि है, इस काम प्रवृत्ति का अगर दमन कर दिया जाता है तो जो व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है। वो व्यक्ति क्या हो जाता है बच्चों, कुसमायोजित हो जाता है। लिबर्डो काम प्रवृत्ति की ऊर्जा को बोला है, नाम दिया है, और इनके अनुसार ये कि स्वाभाविक यानी अपने आप ही प्रवृत्ति होती है, स्वभाव में होती है। यदि इस प्रवृत्ति का दमन कर दिया जाता है या कोशिश की जाती है दमन करने की, तो ये कुसमायोजित व्यक्ति क्या हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है, समायोजन करने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे शेषव कामुकता। देखिए बच्चों, शेषव कामुकता क्या है। शेषव कामुकता की बात पर सिगमंड में उनके शिष्य जुंग यानी युंग, मैंने आपको बताया, तो उन्होंने यही तो कहा, लिबर्डो काम प्रवृत्ति, इन काम प्रवृत्ति सेक्सुअलिटी पे बहुत ज़्यादा उन्होंने बातें की हैं, और उनके पास में किसी तरह का कोई फैक्ट भी नहीं था। उन्होंने सैद्धांतिक रूप में इनको किसी तरह प्रस्तुत करने का भी प्रयास नहीं किया। तो जब बहुत काम प्रवृत्ति पे उन्होंने जोर दिया, बहुत काम प्रवृत्ति की बातें की, तो उनके जो शिष्यगण थे उनमें आपस में मतभेद हुआ, और मतभेद होने के कारण जो जुंग थे ना, ये जो जुंग थे वो इनसे अलग हो गए, और उन्होंने क्या किया, एक अपना खुद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उस सिद्धांत का क्या नाम था, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। समझ गए। शेषव कामुकता की बाद सिगमंड व उनके शिष्य जुंग के बीच मतभेद हो जाता है, तथा मतभेद के उपरांत युग एक अलग सिद्धांत का प्रतिपादन करता है जिसका नाम है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। समझ गए बच्चों। अब ये वाली शब्द इन्होंने यूज किए, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा कि सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई। कौन कौन सी बताई, जीवन मूल प्रवृत्ति जिसको जिजीविषा, इरोज भी कहते हैं, लाइफ इंस्टेंट भी कहते हैं, मृत्यु मूल प्रवृत्ति मुमुर्षा, थैनेटोस, और इसको क्या कहते हैं, डेथ इंस्टेंट भी कहते हैं। उन्हें स्वमोह यानी नार्सिज्म की भी बात करी है, और नार्सिज्म क्या है, खुद से प्रेम करना।
ओडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि है। ओडिपस कौन है? एक राजकुमार। इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा कौन है? एक राजकुमारी। और ओडिपस मातृ ग्रंथि होती है और इलेक्ट्रा पितृ ग्रंथि होती है। और ये एक कोई भी किसी भी तरह बॉडी में नहीं पाई जाती, यानी शरीर में नहीं पाई जाती है। आप कहें मैम कहाँ होती हैं, तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये कहीं नहीं पाई जाती हैं। ये सिर्फ एक काल्पनिक ग्रंथियाँ हैं जो यूनान में या यूनानियों में एक किंवदंती यानी प्रचलित कहानियाँ हैं। लिबर्डो, काम प्रवृत्ति की ऊर्जा को इन्होंने लिबर्डो नाम दिया है और ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसका अगर दमन किया जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? कुसमायोजित हो जाता है। शेषव कामुकता पर बहुत जोर देने के ऊपर उनके जो शिष्य थे जुंग और युंग, जुंग भी कह सकते हैं, युंग भी आ सकता है, एग्जाम में जुंग भी लिखा आ सकता है और युंग भी लिखा आ सकता है। इस वजह से मैंने आपको ये दोनों जो शब्द हैं यूज कर दिए हैं, ठीक है, ये दोनों शब्द यूज कर दिए हैं। यानी शेषव कामुकता के ऊपर इन्होंने ज़्यादा ही जोर देने के कारण इनके शिष्य के अंतर्गत मतभेद हो जाता है और जुंग जो हैं या युंग जो हैं वो एक अलग से अपना सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं और उसका क्या नाम होता है? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। और कल हम मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो क्लास को यहाँ ही समाप्त कर दूँ कि नहीं? कर दूँ? तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्र गणों तक ये सबको शेयर कर दें, फैला दें वीडियो, ठीक है। नमस्कार बच्चों।